हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट क्लास नंबर 17। इससे पहले हमने 16 क्लासेस को कर लिया है, जहां पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी आपको, अगर आंसर कोई ठीक लगता है या आपको लगता है आपको सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया क्या मतलब बीमारी है या क्या समझते हैं आप? स्वाद संवेदना की कमी है, मतलब टेस्ट कम हो गया है। घ्राण संवेदना की मतलब होती है सूंघने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति की कमी है। स्पर्श संवेदना मतलब आपके टच, और ऊष्मा संवेदना मतलब हीट की कमी है। तो जो एनोस्मिया होता है ये आपके मनुष्य की सूंघने की शक्ति इसमें खत्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, मतलब स्मेल से रिलेटेड है कि स्मेल आना ही बंद हो जाती है। तो ये एनोस्मिया प्रॉब्लम बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। घ्राण संवेदना की कमी मतलब यहाँ पे मनुष्य की सूंघने की शक्ति, स्मेल की शक्ति का नाश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग है, मतलब कहने का यहाँ है मनुष्य का वो ऑर्गन कौन सा है जिसमें जो आपके हार्मफुल रेडिएशन जो होती हैं सबसे कम प्रभावित होता है। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है? देखिए, जो सबसे कम प्रभावित होता है आपके, वो होता है आपके ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए हानि होती है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो जो रेडिएशंस होती हैं उससे सबसे ज्यादा लॉस आइस को होता है, आंखों को होता है। लेकिन सबसे कम अगर आपसे अफेक्टेड पार्ट पूछा जाए बॉडी का तो वो ब्रेन होता है। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं इससे जीरोडर्मा पिगमेंटेशन जैसा जो है आपके स्किन का डिजीज भी होता है, पिगमेंटोसम बोलते हैं, पिगमेंटेशन नहीं, पिगमेंटोसम। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम आपके जो है एक त्वचा का रोग हो जाता है। और सबसे ज्यादा हानि किसे पहुंचती है, किस अंग को पहुंचती है? तो वो आपके आइस को पहुंचती है सबसे ज्यादा। यहाँ पे हमसे सबसे कम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेन। रेडिएशन से जो आपकी यूवी रेज होती हैं या रेडिएशंस होती हैं। नेक्स्ट है ईईजी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ईईजी किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, वह है, मतलब ईईजी किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ठीक है, एक ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो आपके हार्ट से संबंधित है, आपके हार्ट की बीमारी को पहचाना जाता है। और जो ईईजी होता है इससे ब्रेन से संबंधित बीमारी, जैसे आपके मिर्गी हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन की टीबी हो गया, इसको जाना जाता है। और हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक थे एक आपके, कौन थे? हंस बर्गर। ठीक है, उन्होंने मनुष्य की खोपड़ी पर, मनुष्य के स्कल पर आपके दो इलेक्ट्रोडों को रखकर पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने उसको फिर ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया। इसी को उन्होंने ईईजी बोला, विद्युत मस्तिष्क लेख बोला, मतलब ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपके बी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ये दो सूची है आपके सामने, इनको आपको मिलाना है, सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। जैसे खैरा किसकी कमी से होने वाला रोग है, अनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है, गोइटर गल घोंटा जिसे बोलते हैं स्कर्वी। तो देखिए यहाँ पर ये जो कूट है ये आप मिला दिएगा, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देती हूँ। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आप सब सबसे पहले इजी ढूंढिए, तो आपके लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, गोइटर किसकी कमी से होता है? आपको पता है, गोइटर आपके आयोडीन की कमी से होता है। ओके, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो आपके विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और खैरा रोग जो है आपके जस्ते की कमी से होता है। बॉडी में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो खैरा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप उसको मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनी माता एक आपके डिजीज है, ये किस धातु की
हानिकारक मात्रा के कारण हुई, मतलब किस मेटल की अधिकता के कारण ये जो मिनी माता डिजीज है ये होती है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे। जो मिनी माता रोग है, मिनी माता डिजीज है, ये सबसे पहले जापान के मिनी माता शहर में पता चला था इसके बारे में। और ये जो आपके औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, जो वाटर में जाके मिल जाता है, उसकी वजह से मिथाइल मरकरी जो है, बहुत ज़्यादा मरकरी आपके बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पारा जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो फिशेस थी वो भी प्रदूषित हुई थी और उनको मर गए थे वो लोग, वो मतलब ख़त्म हो गई थी। और ये एक आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि पारे की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपके मिनी माता डिजीज। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी पारा, जिसका आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, Hg, पारा, इसके अधिकता कारण होता है। और जापान में इसको मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई है। बहुत सारी मछलियां भी इससे खत्म हो गई थी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है, इस रोग के कारण जो आपके लिप्स होते हैं और जो टंग होती है ना, वो भी काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा बहरापन हो जाता है और कुछ कुछ लोगों को तो आंखों में धुंधलापन भी होता है और जो मेंटल डिसबैलेंस भी होता है। मैंने आपको बताया क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरॉन्स पर, आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है मिनी माता डिजीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर होते चले और आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती चले। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, मतलब इनमें से कौन सी बीमारी को आप बोलेंगे कि ये एलर्जी का कॉज है। ठीक है, किस मतलब एलर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज के प्रति मनुष्य क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मतलब संवेदनशील हो जाता है, जो नॉर्मल हर किसी में नहीं होता, लेकिन किसी किसी को, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को फ्लावर से एलर्जी हो जाती है, या किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है। तो यहाँ पर जो बीमारी दी हुई है वो आपके इनमें से कौन सी एलर्जी है, डायबिटीज एलर्जी है, हैजा एलर्जी से होता है, रिंगवॉर्म एलर्जी से होता है, या अस्थमा एलर्जी से होता है। तो आपके जो अस्थमा होता है वो एलर्जी से होने वाला रोग है, क्योंकि वो डस्ट हो गया, ठीक है, या डस्ट के कारण है, कोई सांस नहीं ले पाता है, तो ये सब जो है आपके दमा, ज्वर या आपके हेडेक भी होता है किसी किसी को, तो एलर्जी से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार लेता है, मतलब वो केवल डाइट में क्या इंक्लूड कर रहा है, मिल्क, एग्स एंड रोटी, ठीक है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है आप बताइए, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या मैरस्मस। तो देखिए, अगर वो केवल दूध ले रहा है, अंडा ले रहा है, रोटी ले रहा है, दूध ले रहा है और अंडा ले रहा है, तो उसको रिकेट्स तो हो नहीं सकता क्योंकि विटामिन डी ले रहा है। वो रतौंधी नहीं हो सकती क्योंकि विटामिन ई भी ले रहा है। मैरस्मस हो सकता है, उसको मैरस्मस नहीं हो सकता क्योंकि वो रोटी भी ले रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही ले रहा है। वो स्कर्वी होगी उसे क्योंकि वो विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, और रोटी में भी कोई विटामिन सी नहीं मिलता है, तो उसको स्कर्वी की कमी हो जाएगी, उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। और स्कर्वी डिजीज का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो क्या है, घाव नहीं भरता है जल्दी, ठीक है, और बोन्स की और आपके दांतों की भी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन आपके डीआरडीओ के बारे में आप सब जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की, मतलब एक जो दवा है वो बनाई, उसका नाम है लूकोस्किन। इसका यूज किसके ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, तो जो लूकोस्किन है वो ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए एक बहुत ही नेचुरल औषधि है। और आपके हल्द्वानी उत्तराखंड में डीआरडीओ की एक लैब है जिसको उसके डाइबर बोला जाता है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, डाइबर, ठीक है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, डिफेंस बायोलॉजिकल और आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। ल्यूकोडर्मा जो सफेद दाग की बीमारी होती है, एक ऐसा रोग है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके ल्यूकोस्किन जो है वो एक औषधि विकसित की गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी दो सूची है, इसको आपको मिलाना है। मैरस्मस किसकी कमी से होता है, क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है, टीबी किसकी कमी से होता है, हेपेटाइटिस बी किसकी कमी से होता है। तो देखिए, मैरस्मस जो होता है आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए में 1,
क्योंकि बहुत अगर दीर्घकालीन उपवास है, मतलब कहने का मतलब है भूखमरी की अवस्था है। दीर्घकालीन उपवास का मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक भूखमरी की अवस्था है, ऊर्जा नहीं मिल रही है शरीर में, एनर्जी के लिए प्रोटीन और फैट का विखंडन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज का, मसल्स का लॉस होने लगता है। ठीक है, और लोग कैसे होते हैं, दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें घुस जाती हैं, बालों में इफेक्ट पड़ता है, स्किन पर इफेक्ट पड़ता है, और मोस्टली बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, मैरस्मस जो क्वाशिरकोर है वो किसकी कमी से होता है, हम बात कर चुके हैं, क्वाशिरकोर आपके प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है, टीबी जो है आपके, वो कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है ना आपके टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका कॉजिंग एजेंट है। और हेपेटाइटिस बी जो है आपके, वो कैसी है आपके, वायरल डिजीज है। तो ये सब एक मतलब साथ में मिले हुए ही हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन सब सामने एक बिल्कुल ठीक लिखे हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, कूट हो जाएगा, वो आपका पहला ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे मैरस्मस की। मैंने आपको बताया है भारत हमारे देश में जो है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। अगर भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहती है तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, बच्चों का पेट फूल जाता है, उनका शरीर भूरा भूरा ब्राउन सा हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्वाशिरकोर से डिजीज है। ठीक है, उसे क्वाशिरकोर रोग कहते हैं। और जो आपके टीबी की हम बात कर चुके हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एमटीबी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है एमटीबी। और हेपेटाइटिस बी तो आपके एक बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, जो कि आपके HBV हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, आपके HBV हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से कौन से सुमेल हैं, ठीक से मिले हुए हैं, बताइए। मोतियाबिंद आंत में होता है आपके, पीलिया लीवर में, यकृत में होता है, टाइफाइड फेफड़ों में होता है, या निमोनिया आंखों में होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मिलेगा, जो पीलिया है वो आपके, जॉइंटिस जो है वो आपके लीवर में होता है, जबकि मोतियाबिंद कहाँ होता है, मोतियाबिंद आपके आईज में होता है। ठीक है, टाइफाइड कहाँ होता है, टाइफाइड आपके आंत की होने वाली बीमारी है, आंत मतलब आपके इंटेस्टाइनल डिजीज है, और निमोनिया आपके लंग्स में होने वाली बीमारी है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है, मायोपिया क्या, मायोपिया एक आपके निकट दृष्टि दोष है, मतलब आईज में होने वाली एक समस्या है, जिसमें पेशेंट को जो उसके पास की वस्तु है वो तो साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ये बहुत ध्यान देने वाली है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और जस्ट अपोजिट होता है दूर दृष्टि दोष में, उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को आपको लॉन्ग साइटिसनेस बोलते हैं, या पर हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा जो डिजीज पर्सन होता है उसको पास की वस्तु देखने में दिखना कठिनाई होती है, लेकिन दूर की वस्तु बिल्कुल इजी दिखाई देती है, फिर भी इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में आपके क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। 1.2 मीटर की दूरी के बाद की चीजें उनको धुंधली दिखाई देती हैं, तो वो मतलब मायोपिया दोष है उनको। ठीक है, मायोपिया आपके किसका दोष है, आपके सॉरी नेत्र का दोष है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, मतलब आपके लेंस में जो मनुष्य की आंख होती है, आईज होती है, उस पे जो तरंगे पड़ती हैं, जो आपके लाइट पड़ती है, वो रेटिना पर जाकर रूपांतरित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रेटिना, उसको क्या बोलते हैं, अक्षपट बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। मोतियाबिंद आपको पता है आंख में पुतली के पीछे एक लेंस होता है, और उस पर जो है मोतियाबिंद हो जाता है, मतलब नेत्र जो आपके आईसाइट होती है वो धुंधली हो जाती है, जो लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, वो धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर निशान सा आ जाता है एक, तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। तो मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है, परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल। अब आपका क्या होमवर्क है यहाँ पर, आपको ये जो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो ये जानेंगे परितारिका कौन सा पार्ट है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल को क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोग जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में भी जानने की जरूरत है।
ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जब एलटी ग्रेड एग्जाम का पेपर देखा था तो मैंने उसमें क्या पाया कि मोस्टली क्वेश्चन जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है सॉरी, एज इट इज हिंदी में भी वही लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा मेरे को ये आया था कि मैम हमको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ हिंदी के ही टर्म्स को पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अब आपको क्या करना है, इन जो ये जो तीनों चीजें हैं, परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, इसको इंग्लिश में जानिए। जो इंग्लिश में जानते हैं वो एक बार इसको हिंदी में भी देखेगा, और बहुत अच्छी बात है जिनको दोनों पता है, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है वो सर्च करेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2018 में, आई थिंक 18 में ही हुआ था, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने बहुत मतलब गौर की थी कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम लोगों को आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलहाल है, कौन सा भाग प्रभावित होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता। क्लियर हो गया? इनमें से कोई भी नहीं होता। कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो नेत्र लेंस होता है, आंख के पुतले के पीछे जो नेत्र लेंस होता है, एक लेंस पाया जाता है, वो प्रभावित होता है मोतियाबिंद में। नेक्स्ट देखते हैं, मदिरा मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं। ठीक है, मदिरा मतलब ड्रिंक करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अगर उसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अतिशय सेवन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसको लेते हैं, तो कौन सा रोग होगा? अपेंडिसाइटिस होगा, विषाणु यकृत शोथ होगा, या पित्ताशय पाषाण मतलब गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी, या यकृत का सूषण रोग। यकृत का सूषण रोग मतलब आपके लिवर जिरोसिस बोलेंगे उसको, एक तरीके से लिवर जिरोसिस ही बोलेंगे क्या, वही होता ही है। मतलब यकृत का आपके सूषण हो जाना, जो आपकी लिवर की सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। 90% तक जो है लीवर डैमेज हो जाता है, लिवर जिरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें, और लिवर जिरोसिस ही बोलते हैं यकृत का सूषण रोग को। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? लिवर जिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। लिवर के जो आपके सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नष्ट हो जाते हैं, और उनके स्थान पर क्या होता है? जो फाइब्रस सेल्स होती हैं, फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस, ये एक डिजीज है। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस का कारण क्या है? ये होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, मुंह में सूजन आ जाती है। ठीक है, माउथ में सूजन, माउथ के अंदर जो फाइब्रोसिस जो टिश्यूज होते हैं, एक बहुत मतलब इससे जुड़ा एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग और छाले हो जाते हैं, लालिमा हो जाती है। ठीक है, और जो आपका जो पेशेंट का जो माउथ होता है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। मुंह के अंदर का भाग बहुत टाइट हो जाता है, खाने में, बोलने में, मुंह खोलने जैसे नॉर्मल कामों में भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब आप सारे लक्षण सुन के तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये किसकी वजह से होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, टोबैको को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो जाएगा तंबाकू युक्त गुटखा। जो भी लोग तंबाकू वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें होता है मुंह में सूजन, मुंह के अंदर फाइब्रोसिस टिश्यूज मतलब जम से भर जाते हैं और मुंह खुलता नहीं है। ठीक है, दर्द होता है, छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टरिंग हो जाती है, लालिमा हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया से कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? अभी हमने बात करी जॉइंडिस, बहुत ही ज्यादा आपके घातक रोग है, लिवर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है? जो लिवर की सेल्स होती हैं ब्लड में, बिलीरुबिन को, जो बिलीरुबिन होता है ब्लड में, उसको ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और जो बिलीरुबिन है वो आपके ब्लड में ही रह जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसमें जो आइज का कलर है, जो नेल्स का कलर है या स्किन का कलर है, वो पीला पड़ जाता है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिलहाल तो आजकल अच्छा ट्रीटमेंट है जॉइंडिस का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट ने मतलब लापरवाही बरती है तो डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। तो आपके जो पीलिया है उससे आपके यकृत मतलब लिवर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटकाउ रोग का कारक क्या है? मेटकाउ आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग है, और इसमें जो होता है ब्रेन में प्रायन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। अगर उसकी विकृति हो जाती है तो ये रोग हो जाता है। ठीक है, प्रायन क्लियर हो गया? तो ये आपके प्रायंस, मेटकाउ रोग का कारक है प्रायंस। नेक्स्ट देखते हैं,
इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है किसको कंट्रोल करने के लिए, किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, कैंसर, डायबिटीज, टीबी या टाइफॉइड। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग या यूज जो है वो आपके किडनी और ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 1, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा वो रोग है जो वैक्सीनेशन से भी कंट्रोल नहीं किया सकता, मतलब जिसमें वैक्सीनेशन का कोई भी यूज नहीं है, आप वैक्सीनेशन करा भी लेंगे तो भी वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से? मधुमेह मतलब डायबिटीज है, पोलियो, काली खांसी, ठीक है, और या चेचक है आपके, तो कौन सा है? ऑब्वियसली डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो वैक्सीनेशन से कंट्रोल नहीं की जाती, जबकि जो पोलियो है, पर्ट्यूसिस है और आपके स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये सब वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आपको बीसीजी का टीका लगता है, बच्चों को डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस का टीका लगता है, बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, लेकिन कभी आपने डायबिटीज के लिए वैक्सीनेशन होते हुए देखा है? क्योंकि डायबिटीज क्या है, एक आपकी हेरिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली बीमारी है, ठीक है, एक आपकी पेनक्रियास से संबंधित रोग है। हमने पढ़ा है कि मोस्टली तो ये लोगों में तब होती है जब उनको हेरिडिटी से मिलता है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, गलत हैबिट्स की वजह से, गलत फूड हैबिट्स की वजह से भी डायबिटीज कॉज हो जाती है। या तो इंसुलिन बनता नहीं है या इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाता है बनना, ठीक है, जिससे जो आपका लीवर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक देखकर, एक मोटिवेशन ही मिलता है। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Stay healthy and stay safe and stay home.